की दूरी। तो यहाँ u जो है वो वस्तु की दूरी है, और ये हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब भी वैल्यू लेंगे इसकी हमेशा नेगेटिव लेंगे, क्योंकि प्रकाश किरण इधर से इधर जाएगी और वस्तु की दूरी कहाँ से मेजर की जाती है, उसके ध्रुव से, पोल से मेजर करेंगे। तो जब वस्तु की दूरी पोल से मेजर करेंगे तो हमें कितना आना पड़ेगा, पोल से साइड, यानी वो नेगेटिव लेना। तो ये हमेशा कैसी होगी, हमेशा ये नेगेटिव होगी। दूसरी चीज क्या है, b, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ये कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और प्रतिबिंब अगर मान लो इधर बन रहा है तो नेगेटिव। यानी ये दोनों केस हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो फोकस दूरी होगी वो किस पर डिपेंड करेगी कि जो दर्पण है वो अवतल है या उत्तल। अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होगी, नेगेटिव। उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव। ये कौन करवाया था, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन देखो। ये कोई क्वेश्चन, प्लस लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, सूत्र हमारे पास यही है कि किसी सूत्र से करना है, लेकिन हमें क्या देखना होगा इसमें कि ये वैल्यू प्लस होगी या माइनस। पहले तो क्या देखना है, प्लस या माइनस कैसे देखेंगे, कि हमारा लेंस कौन सा है, वो दर्पण कौन सा है, अवतल। अगर दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है, माइनस। यानी दो प्लस वाले जो ऑप्शन है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाए, कि पॉजिटिव वाले तो हो नहीं सकते। अब होंगे या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो सूत्र क्या लगाएं, जो सूत्र दे रखा था वही सूत्र लगाना है। b कितना हो जाएगा बताइए, दर्पण कैसा होगा कि वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 15 सेंटीमीटर पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो u कितना होगा, पहले देखो u कितना हो गया, -15, और b +15 या -15, माइनस ही होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भी प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर। ये इमेज हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो b भी 15 सेंटीमीटर है और u भी 15 सेंटीमीटर है, लेकिन दोनों ही कैसे बनना है, दर्पण के सामने। दूरी कहाँ से मेजर करेंगे, दर्पण के पोल से। तो p क्या आएगा, इस साइड को आएंगे तो प्रकाश किरण के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस का 1/15 और प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस का 2/50। तो f कितना हो जाएगा, माइनस का 15/2, यानी माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो। कोई डाउट है इसमें?
इधर का नोट कर लिया सबने? कोई समस्या आ रही है? दूसरा, जैसे कभी भी हम दर्पण में देखते हैं तो क्या होता है, कभी कभी प्रतिबिंब हमें छोटा दिखाई देता है, यानी हम छोटे दिखाई देते हैं, और कई बार क्या होता है हमारा जो साइज होता है वो बड़ा दिखाई देता है। वो डिपेंड करता है कि दर्पण की आवर्धन क्षमता कैसी है। बाइक में जो लगे होते हैं, कार में लगे होते हैं, उसमें क्या होता है कोई भी गाड़ी है उसका प्रतिबिंब छोटा दिखाई देगा, ठीक, चाहे वो कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, यानी वहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा, कहीं पर बनता है बड़ा। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन m जो होता है वो होता है प्रतिबिंब का। अगर जब निकालना हो कितना बड़ा बना, मान लो एक वस्तु है जिसका आकार कितना है, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब बनना है 5 सेंटीमीटर का, तो आवर्धन कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कम हुआ ना, छोटी इमेज बन रही है, और यही 10 सेंटीमीटर की वस्तु और 30 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, तो आवर्धन कैसा हुआ, बढ़ गया, यानी वस्तु ने उसको मैग्नीफाई कर दिया, वो जो भी दर्पण है। तो प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की ऊंचाई, दो सूत्र होते हैं यहाँ पे। जो सबसे बेसिक है वो यही सूत्र है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो h i, हाइट ऑफ इमेज, और यहाँ होगा h वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ m बराबर हो जाएगा h i बटे h o। पहला सूत्र तो ये बनता है। कई बार क्वेश्चन में हमने नहीं दिया, ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि वस्तु की ऊंचाई कितनी है या प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है। तो आवर्धन निकालने के लिए दूसरा केस क्या होता है कि आवर्धन m जो होता है वो माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, m जो है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, तो ये सूत्र लगा सकते हैं। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें, n इसके भी बराबर है, n इसके भी बराबर है, दोनों को अगर कंबाइन करें तो हम देख सकते हैं कि जो भी सूत्र दे रखा होगा उस हिसाब से हम इसको क्वेश्चन जो भी दे रखा होगा हम हिसाब से लगे निकालेंगे। आवर्धन निकाला, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, एक वैल्यू आ सकती है, 1/2 भी आ सकती है, या 2 वैल्यू आ सकती है, 4 आ सकती है। तो यहाँ पर केस बन जाएंगे, अगर आवर्धन पहली चीज में आया धनात्मक आया, और धनात्मक वो एक भी आ सकता है, एक से छोटा भी आ सकता है और एक से बड़ा भी आ सकता है। अगर आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा हमेशा सीधा। ठीक, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यदि किसी वस्तु का आवर्धन धनात्मक है तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा आभासी वास्तविक या आभासी और उल्टा, जिस तरीके से बोलते हैं
तो ये ध्यान रखना, जब भी हम क्वेश्चन निकालेंगे तो क्वेश्चन में एम की वैल्यू जो भी आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव, वो केवल क्या दर्शाएगा, प्रतिबिंब या तो आभासी बनेगा या वास्तविक, और आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर हमने रखा है, मान लो जैसे एम बराबर क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो वस्तु कितने आकार की है, 10 सेंटीमीटर, अब प्रतिबिंब बना 10 सेंटीमीटर, तो 10 बटे 10 एम कितना आया, 1। दूसरा केस मान लो कि वस्तु कितनी है, 10 सेंटीमीटर की, तो अब प्रतिबिंब बना 5 सेंटीमीटर, तब क्या होगा, एम कितना आएगा, 5 बटे 10 यानी 1 बटे 2। अगर तीसरे केस में मान लो वस्तु 10 ही सेंटीमीटर की है, तो कितना बनना है, 20 सेंटीमीटर का, तो 10 दूनी यानी 2 सेंटीमीटर, वो 2 आगे नहीं। तो ये वैल्यू आई। अब इसने निष्कर्ष क्या निकला कि वस्तु 10 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर बड़ा बना। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की वस्तु थी और प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर छोटा बन रहा है, यहाँ पर बराबर बन रहा है। तो एम की यहाँ पर 3 वैल्यू हो गई। एक में क्या हो गया, एम क्या है, 1 से छोटा है। अगर एम की वैल्यू 1 से छोटी आई तब क्या होगा, प्रतिबिंब ऐसा बोल सकते हो, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा छोटा, 1 से कम वैल्यू कब आ रही है, प्रतिबिंब कितना वाला, छोटा, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा। दूसरा क्वेश्चन, अगर m बराबर बना दिया तो प्रतिबिंब वस्तु के समान, बराबर, समान, दो सब यूज करेंगे। तीसरा, m ग्रेटर देन बना दिया तो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, देखो देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक देखिए समझे वो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जब एक वस्तु को दर्पण के सामने ध्रुव से, दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होगी, किसी में आगे आवर्धन भी निकालेंगे, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होगी 40, ये 4 ऑप्शन है। फोकस दूरी उत्तल दर्पण की दे रखी है, तो बताओ उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक? 20 सेंटीमीटर है, धनात्मक होती है ऋणात्मक? यानी सबसे पहला काम जो करना है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये देखो दर्पण कौन सा है, दर्पण है उत्तल, तो एफ की वैल्यू क्या लेंगे प्लस। ठीक, और वस्तु कहाँ रखी है, ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूर, यानी वस्तु की दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी प्लस में लेंगे या माइनस में? वस्तु की दूरी हमेशा भी लिखवाया था ऋणात्मक लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, लेते हैं
क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखेंगे। अब प्रकाश जाता है इधर, हमें जाना है इधर, दूरी तो यहाँ से मेजर करेंगे, यानी वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होगी माइनस। तो क्या बी नहीं निकाल सकते हम? कौन सा सूत्र आएगा? समझना है बताओ। इसके आगे प्लस लगाएंगे क्योंकि माइनस तो है, तो माइनस लेंगे तो प्लस होगा ही होगा। यहाँ पर हमने क्या करा, ये वैल्यू लगा दी, ये वैल्यू लगा दी, इसको इधर लेकर आके प्लस हो जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1.20 हो जाएगा। इसको साइड कितना है प्लस 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब दर्पण कौन सा हो गया, ये उत्तल उत्तल दर्पण है, यानी वस्तु रखी इधर, प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है इधर, क्योंकि बी कैसा है प्लस। कब आता है प्लस? जब हम वस्तु की दूरी इधर मेजर करेंगे तभी तो प्लस आएगा प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ यू जो है वो नेगेटिव था, बी पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ से अगर पूछा जाए प्रतिबिंब कितना बड़ा है, यानी प्रतिबिंब का आवर्तन कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? सूत्र वही हमारे पास, लेकिन अब की बार हाइट ऑफ इमेज दे रखी है नहीं दे रखी, तो हम दूसरा सूत्र कौन सा लगाएंगे? एम बराबर क्या होता है माइनस का बी कितना है। अब जो बी और यू के साइन होंगे ये तो सूत्र में आता है, लेकिन बी और यू की जो वैल्यू लगाएंगे वो विद साइन लगाएंगे। बी प्लस में है माइनस में, और यू कितना है माइनस 20, माइनस से माइनस कितना आया 1/2। अच्छा इसके आगे माइनस नहीं आया है, प्लस है। एम कितना आ गया ये? अब यहाँ से अगर पूछ ले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्लस आया, इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब है बताओ? आभासी। और जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटी या बड़ी है? 1 से छोटी आई, अगर 1 से छोटी आई तो प्रतिबिंब कैसा हो गया? ठीक। बाकी जो क्वेश्चन होंगे इस तरीके से घर से करना, कोई डाउट है पूछ लेना। नोट कर लो। दर्पण हो गया, हम लेंस सूत्र पढ़ेंगे। पता है लेंस क्या होता है बताओ? ये होगा क्या होगा माइनस। वेरी थिंग हमें लेंस होगा लेंस सूत्र जो है वो देखना है। तो सूत्र हमारा क्या होगा? पहले तो ये सूत्र हो गया। तो क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ये सूत्र हो गया। अब यहाँ पर भी सेम केस होगा। यू क्या होगा? वस्तु की दूरी। डी क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा यू तो हमेशा ऋणात्मक होगा, डी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और एफ यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं निकट दृष्टि दोष से और दूर दृष्टि दोष से। दो से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो देखते हैं। जब तक ये नहीं आएगा तो वो भी समझ में आएगा। ये फिनिश हो जाए तो हमारे स्टार्ट करते हैं।
उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। बताओ ये हमारा लेंस है कौन सा, उत्तल लेंस। प्रकाश किरण जिस सरफेस पर गिरती है वो देखो इसका अगर प्रतिबिंब बनेगा इधर बनेगा इस तरीके से, यानी इसमें से काटा है तो इसका जो फोकस आया सेंटर इधर आएगा तो फोकस भी इसी साइड को आएगा नहीं आएगा। अभी प्रकाश किरण की दिशा में तो दूरी मापी हुई है, कैसा होना चाहिए इसका प्लस, क्योंकि उसी दिशा में जा रहा है। ठीक, यानी ये किसके लिए होता है, उत्तल लेंस के लिए। और अवतल लेंस होगा तो क्या होगा, पहली सरफेस ये वाली हो गई, प्रकाश किरण इधर आई, ये बनेगा पूरी इधर कोई मापेंगे इसकी, यानी अवतल लेंस के लिए क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन देख लो फटाफट, पहले आवर्धन भी देख लो इसका। अब ये बताओ जो आवर्धन होगा यहाँ पर जो सूत्र था वो कौन सा था, माइनस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, उल्टा चलता है। दूसरी चीज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, सूत्र हमेशा सेम ही रहेगा। और दर्पण का उल्टा, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए, और क्वेश्चन कहीं से भी आता है, रह गया तो नुकसान कर रहा है। क्वेश्चन नोट करो। अच्छा देखो, मैं छोड़ भी सकता हूँ लेकिन मुझे लग नहीं रहा है छोड़ना चाहिए। एक तो निकट दृष्टि दोष है और दूसरा दूर दृष्टि दोष है। ये दो चीज़ें अगर छोड़ देंगे तो लेंस में सबसे लास्ट में यही होता है, यही सब क्वेश्चन होता है। तो जब फिनिश करना है 10-15 मिनट की बात है, इसे फिनिश कर देते हैं, फिर बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर जब बायोलॉजी चलिए रहेगी, ठीक है, उसके बीच में फिजिक्स नहीं आएगी। बायोलॉजी ज़्यादा आसान है, बायोलॉजी में बस अगर लिख दिया डाइएन्सेफेलॉन तो इसका नाम है ये, इसे याद करना है नहीं है। फिजिक्स में क्या होता है, केमिस्ट्री में समझाना ही होता है, बायोलॉजी में ये बताना ये यहाँ पाया जाता है, वहाँ पाया जाता है, इसके काम ये, उसके काम बाकी अपने आप याद करना। जो बायोलॉजी में चलेगा चैप्टर वो ब्रेन चलेगा, ये दिमाग से इसकी बात करने चाहिए। ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर विशाल, डी 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, सी 20 सेंटीमीटर चौड़ाई, और डी 20 सेंटीमीटर अक्सर। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सीरियल में आएगा क्वेश्चन, बताओ। इसका आंसर कौन सा सही होगा, देखो आप सारी और सारी से क्वेश्चन पढ़कर बता दो। लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक, वास्तविक का उल्टा है। और वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा लेंस बनाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस वास्तविक गुणा का कल बताया था, और अवतल लेंस
आधार से, वोल्टेज वहाँ पर सीधे बनता है उत्तल लेंस। यानी पहली चीज ये कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस अभिसारी होता है अपसारी? उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करता है और जो किरणों को इकट्ठा करता है उनको कहते हैं अभिसारी। तो पहले से ये तो होंगे, ये तो कट गए, ठीक। अब इन दो में देखना है, अगर फॉर्मूला भूल गए तो कट कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं भूल रहे हो तो सॉल्व करो। तो क्या होगा? बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। 10 सेंटीमीटर रखा है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लगाता हूँ, बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनना है? 10 सेंटीमीटर पर लेंस होगा यहाँ पर, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर में तो बनेगा। वास्तविक में लेंस को प्रतिबिंब वास्तव यहाँ, प्रतिबिंब इधर बनते हैं। तो यहाँ से देखो u तो कैसा होगा? माइनस, और b कैसा होगा? b प्लस होगा, नहीं होगा? क्योंकि b के लिए हम किधर जाएंगे? इधर। u के लिए इधर जाएंगे, उल्टा जाएंगे। और प्रकाश किरण हमेशा इधर से इधर जाएंगे। तो बताओ b की जगह रखिए 10 और u की जगह कहाँ रखा? -10। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आया? 2/10। f कितना आ गया? 10/2, 5 सेंटीमीटर। अच्छा प्लस ही तो है ये, यानी ये कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस हो गया। f +5 आया, तो +5 कौन सा आया? ऑप्शन में अभिसारी, ठीक है। अब नेत्र पे आ जाते हैं फटाफट। हमारी सामान्य आंख होती है उस पर जब भी आंख ऐसी होती है, ठीक इस तरीके से आंख होती है जो बनाते हैं गोलक, नेत्र गोलक कहते हैं। लेंस कहाँ होता है आंख में? कौन सा लेंस लगा होता है आंख में? हमारा जो लेंस है आंख के अंदर वो किस कौन सा होता है? उत्तल होता है, उत्तल होता है, उत्तल लेंस होता है। तो प्रकाश किरण ये क्या होती है? रेटिना। यहाँ से क्या निकले होते हैं? क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व, ये ब्रेन से डायरेक्ट होती है, ठीक है। अगर तुम्हारी पूरी आंख सही और ये खराब हो जाए ऑप्टिक नर्व, तब भी क्या होगा? तुम नहीं देख सकते। तो यहाँ से क्या होगा? जब प्रकाश किरण आती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। यानी सामान्य नेत्र है, चाहे वो दूर से आ रहा हो प्रकाश या कहाँ से आ रहा हो? पास से। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दोनों केस में रेटिना। लेकिन होता क्या है, जब आंख में आ जाए समस्या तो क्या होता है? दोष आ जाते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। तीसरा और भी होता है जला दूरदर्शिता, ठीक प्रेस बायोपिया बोलते हैं। वो क्या होता है? बूढ़े लोगों में होता है। तो नॉर्मल आई है तो यानी वस्तु कहीं पर भी रखी हो, ये अपने आप लेंस की मोटाई या मोटाई को बढ़ाकर घटाकर प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? रेटिना पर। ये किससे कनेक्ट होता है? पक्षमावी पेशियों से, सिलेरी मसल्स बोलते हैं। तो नॉर्मल आई में ये होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि नॉर्मल आई में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना। अब इसको चाहो तो बना दो, और इसके पार्ट को क्या बोलते हैं? आगे वाले पार्ट को कॉर्निया। आंख का ऑपरेशन होता है, आंख का जो इम्प्लांटेशन होता है, कहते हैं कि आंख निकाल कर दूसरे के लगा दी गई है। तो पूरी आंख नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? केवल कॉर्निया को, ठीक। तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है, अगर आंख को बदली जाए तो कॉर्निया की बदली जाए। तो कॉर्निया पता मुझे कई बार एग्जाम आ जाता है कि ट्रांसप्लांट होता है आंखों का, इसको किसको बदलेंगे? क्या खराब हो गई है? पीछे की रेटिना, तो फोकस ही नहीं बनता है, तो जैसे धुंधला धुंधला दिखता है, हालांकि बाकी सब ठीक है, लेकिन पीछे की रेटिना खराब हो गई। रेटिना खराब हो गई तो जहाँ प्रतिबिंब बनना है वो पर्दा ही खराब हो गया, तो समस्या क्या हो रही? दिखता नहीं इंसान से। अच्छा,
आई डोनेशन में क्या पार्ट डोनेट करेंगे, पूरी आंख डोनेट नहीं, केवल क्या लेते हैं वो। देखो स्टेज पढ़ा रहे हैं समय का पहला है क्या मायोपिया, उसको क्या बोलेंगे नियर साइटेडनेस। अब मायोपिया को हिंदी में भी मायोपिया ही बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष बोल देते हैं नियर साइटेडनेस, उसे क्या बोलेंगे मायोपिया। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है उसे क्या दिखाई देगा, जो दोष है मतलब निकट दृष्टि दोष है तो निकट में दोष नहीं है, ठीक है। तो दूर के अंदर दोष है, अगर दूर दृष्टि दोष है दूर का दोष नहीं है, निकट का उल्टा चलता है, ठीक। तो इसमें होता क्या है, हमें डायरेक्ट लेंस बना पूरी आंख नहीं बनाई, तो मान लो ये क्या है रेटिना, तो इसमें दूर का निकट दृष्टि दोष में कहाँ का दिखाई देगा, पास का निकट दृष्टि दोष में दूर का दिखाई नहीं देगा, दूर से जो किरणें आती हैं ठीक वो क्या होती है पहले ही हो गई, यानी बनना प्रतिबिंब कहाँ चाहिए था, यहाँ पर रेटिना पर, और बन कहाँ रहा है रेटिना के आगे। तो इससे क्या होगा प्रतिबिंब बनेगा ये, वो वस्तु हमें दिखेगी। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा लेंस लगाएं, इधर नोट करो, क्या करें किरणों को कहाँ पहुँचाना है रेटिना पर, तो किरणों को इकट्ठा करेंगे, किरणों को फैलाएंगे, किरणों को फैलाएंगे, किरणें जब दूर दूर जाएंगी तभी तो यहाँ पहुँचेंगी, और पास रहेंगे तो यहाँ नहीं आ जाएंगे, यानी किरणों को मोड़ना है लेकिन अलग अलग दूर दूर मोड़ना है तभी तो इधर पहुँचेंगे। इस तरीके से होगा नहीं होगा, तो किरणों को दूर करना है, दूर कौन करता है अवतल लेंस से अवतल लेंस, अवतल लेंस किरणों को दूर दूर करता है, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो जैसे अवतल लेंस यूज करेंगे तो कहाँ बनेगा रेटिना। अब उसकी पावर पर डिपेंड करेगा कि अवतल लेंस कितनी पावर का लिया जाए। तो समझ आ गया कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा जब हम अवतल लेंस को यूज करें, ठीक है। जैसे अवतल लेंस यूज किया प्रतिबिंब कहाँ बने लगा रेटिना पर, डायग्राम बना लो और कुछ नहीं, केवल समझ लो। उससे क्वेश्चन आएंगे तो वस्तु कहाँ रखी होगी, वस्तु तो अनंत पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनना है रेटिना पर, तो वस्तु दूर की वस्तु जो होगी वो हमें कैसी लगेगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी ना, जब दूर की वस्तु दिखाई दे रही तो हमारी आंख की क्षमता नहीं होगी दूर दिख रहा है, यानी दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होना चाहिए पहले ऐसी जगह पर नियर पॉइंट ऑफ फॉर्मेट्स में सामान्य बिंदु का स्वस्थ न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी जो सुना है ना, ये एक आंख जो स्वस्थ आंख कितनी दूर तक देख सकती है 25 सेंटीमीटर। मान लो किसी को क्या है निकट दृष्टि दोष है, यानी उसे दूर का नहीं दिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि अनंत का नहीं दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है उसे 10 मीटर के बाद का ना दिख रहा है, लेकिन 10 मीटर तक का दिख रहा है। तो क्या करेंगे, कोई वस्तु अगर मान लो कहीं भी रखी है तो हम पहले उसका क्या करेंगे प्रतिबिंब कहाँ बना देंगे यहाँ पर, मतलब 10 सेंटीमीटर तक का दिख रहा है उस वस्तु का प्रतिबिंब बने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर, और यहाँ से आगे का हमें दिख ही रहा है, तो वस्तु कहाँ बन रही, वस्तु का दूरी जो है वो कितनी है अनंत, वस्तु की दूरी अनंत है, और प्रतिबिंब कहाँ बना 10 मीटर पर, जहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आएगा तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में कहा है कि किसी को निकट दृष्टि दोष है यानी उसे दूर का दिखाई नहीं देगा, जैसे तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे हो, ये फोन दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा तुम लोग का प्रतिबिंब मैं ऐसा लेंस यूज करूंगा कि तुम लोग का
मास बनता है और यहाँ तक की चीज़ें मैं देख सकता हूँ। तो तुम क्या होगा वस्तु इसका करते हैं यहाँ पर बना, ठीक है। ये डायग्राम बना लो। नहीं जो अपना मतलब चलेगा ना बढ़िया है। पहले निकल ये चुपचाप परमिशन लेने के चक्कर में रहेंगे, पानी खत्म कुछ नहीं। तो अपने आप चली गई आगे वाली बढ़िया थी। अरे आगे सीट आगे सीट खाली है तो इस क्लास के लिए आगे ठीक है यहाँ का पानी समझ आ रही है। ये बन गया डायग्राम बना। दूसरा आता है हाइपरमेट्रोपिया। हम इसकी आदत डाल देंगे, इसकी जो आदत डाल दी है क्योंकि बायोलॉजी टर्म्स इंग्लिश में ही बोलती है। इसको बोलेंगे फार साइड। यहाँ पर ध्यान रखना निकट जो u की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमेशा अनंत। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो u कितना होगा अनंत। u हमेशा लेना है अनंत, ठीक है। इसको बोलते हैं फार साइडेडनेस। इसको बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। अब इधर देखो, देखना चाहिए। अब समस्या हमारे सामने आ गई दूसरी। अभी तक तो हमें दूर का दिखाई दे रहा था, अब क्या हो गया हमें पास का दिखाई दे। पास का मतलब जैसे कि 25 सेंटीमीटर तक का हमारी स्वास्थ्य आप दे सकती है, लेकिन जब हमारी आँख स्वस्थ नहीं है तो 25 सेंटीमीटर का भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मान लो हमारा जो हमारा है यहाँ पर बन गया, यानी 30 सेंटीमीटर का हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक। लेकिन 30 सेंटीमीटर से पहले का जितना वो दिखाई दे रहा है और 30 सेंटीमीटर के बाद का हमें तब दिखाई दे रहा है। या फिर हमें मान लो 50 सेंटीमीटर तक का दिखाई नहीं दे रहा, अब की बात हमें एक फोन दिखाई नहीं दे रहा, तुम लोग दिखाई दे रहे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसा लेंस यूज करेंगे कि यहाँ पर अब जब फोन दिखाई दे रहा है, यहाँ इतने एरिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इतने एरिया को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रतिबिंब हमें दूर भेजना पड़ेगा। तभी तो दूर का दिख रहा है, तुम लोग देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका प्रतिबिंब हमें दूर भेज देंगे तो हमें दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो 50 सेंटीमीटर तक का नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, उससे आगे का दिख रहा है, तो 50 सेंटीमीटर से पहले जो भी वस्तु मान लो 30 सेंटीमीटर पर रखी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे 50 सेंटीमीटर। इससे क्या होगा वो हमें समझ आएगी। डायग्राम बना लो। अब लेंस कौन सा यूज करेंगे, ये सब पास का दिखाई नहीं देगा, ये दूर का तो हमें दिखाई देगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दूर वाले केस के लिए सही है, लेकिन वस्तु अगर रखी पास तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका बनेगा रेटिना के पीछे, इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। तो हम क्या कौन सा लेंस यूज करें इसमें, हमें लाना है रेटिना पर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
कौन सा लेंस यूज होगा? उत्तल लेंस। और यू कितना लेंगे? 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा का दूरी से लिया, तो यू क्या होगा हमेशा कमी, नहीं 25 सेंटीमीटर ही लेते हैं, वो यू किसका हमारा अब इसका क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन करें और बस फिर हम बायोलॉजी की तरफ। इसका क्वेश्चन समझोगे तभी आएगा। क्वेश्चन कैसे कर सकता है, हमें कैसे सॉल्व करना है। हमें क्या दे रखा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, यानी वस्तु की दूरी कितनी होगी? अनंत, क्योंकि दूर का दिखाई नहीं देगा, लेकिन अनंत का भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन चांद हमें दिखाई देता है, चांद बहुत दूर दिखता है, उसके बावजूद दिखाई देता है नहीं है? चांद दिखाई दे रहा है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा। और पृथ्वी कहाँ तक का देख सकते हैं? केवल 1 मीटर तक का, उससे आगे नहीं देखता। तो v कितना हो गया? इसको लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, u तो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब नहीं, अनंत में प्लस और माइनस लेते नहीं, v पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, प्रतिबिंब किधर बनेगा? आगे पर तो बनाएंगे, यानी यहाँ का प्रतिबिंब कहाँ आ जाए? यहाँ पर बने, यहाँ तक का देख सकते हैं, यानी v कितना आया? माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो f निकाल लेंगे। कितना है? माइनस का 100 और u 1/अनंत। 1 को अनंत से भाग करें तो क्या आता है? 0। ये कितना है? f आ गया माइनस का 100। यानी जो लेंस यूज करेंगे उसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की शक्ति क्या होती है? तो शक्ति क्या होती है? 1/फोकस दूरी। यानी अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी हम शक्ति निकाल सकते हैं, E बराबर 1/x। लेकिन फोकस दूरी किसमें होगी? है मीटर में। अगर मीटर में नहीं दे रखी है तो 100/f, और ये किसमें होनी चाहिए? ये सूत्र लगाना हमें हमेशा
और अगर बी कैसा आया पॉजिटिव, अगर लेंस की शक्ति आई तो लेंस की शक्ति का मतलब क्या है? जैसे कोई दर्पण है तो लेंस है, उसकी फायर इसका मापक बताइए, डायरेक्टर होता है लेंस का, ठीक। अगर किसी लेंस की शक्ति मान लो 2 डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर, तो इनका मतलब क्या होगा? अब कहते हैं ना किसी की आँख की पावर इतनी हो, किसी की आँख की पावर इतनी हो, मान लो हमने लगा दिया अवतल लेंस लगा दिया कि अवतल लेंस में दोनों माइनस में आ जाएंगे। मान लो किसी की पावर -2 डायरेक्टर है, किसी की पावर है -3 डायरेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा? लेंस की पावर है ना, तो पावर का मतलब क्या होगा? दूरी थोड़ी है, शक्ति है, शक्ति को दूरी से कैसे करें? मीटर थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि अवतल लेंस का काम क्या है? किरणों को दूर दूर करना, ये तो काम है, ताकि शक्ति कहाँ पर पड़े, लेकिन अगर इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज़्यादा है, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये लेंस लगाएंगे तो किरणें क्या होंगी? मान लो ऐसे जा रहे हैं इस तरीके से, और हमने जैसे 3 डायरेक्टर में लगाया तो किरणें मान लो और ज़्यादा दूर जाएंगी, और ज़्यादा दूर, यानी किरणों को बहुत अच्छे से दूर करेगा, इसकी पावर ज़्यादा होगी। और यही प्लस में होता तो क्या होता? उत्तल लेंस हो जाता। यानी इस एक मान लो किरणों को यहाँ पर ला पा रहा है और एक किरणों को क्या ला रहा है? दूसरा लेंस लगाया वो यहाँ पर ले रहा है, यानी किरणों को पास पास कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा मोड़ दे रहा है। तो जो जितना ज़्यादा मोड़ेगा, ठीक है, उसकी उतनी ज़्यादा पावर होगी उत्तल लेंस। तो किसी की अगर आई साइड वीक है या तो उसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो प्लस और माइनस जितना ज़्यादा होता है मतलब किरणें उतनी ज़्यादा मुड़ेंगी या उतनी ज़्यादा दूर होंगी। तो P पॉजिटिव और P नेगेटिव। पॉजिटिव किसके लिए होता है? ये उत्तल लेंस के लिए, और ये नेगेटिव होगा कुछ और नहीं, प्रश्न होता है। एक वस्तु लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर और प्रतिबिंब उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर है। एक ही सब्जेक्ट 10 लोगों से पढ़ोगे तो उसका नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा पता क्या होगा? आपको हो सकता है 10 बार में कुछ नई चीज़ें मिल जाए। और ये कब काम आता है? जब आप कम पैसे में पढ़ाना, केवल पढ़ना हो तो 10 लोगों से पढ़ देंगे कुछ नहीं, तो सिलेक्शन लेना। जितना मैंने करा दिया है उन चैप्टर्स में से एसएससी मुझसे बाहर लाएगा नहीं। बताओ इसका आंसर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो पी ही नहीं पता, पी निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? एफ निकालने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस। ये तो लगेगा
अब बी कितना होगा बताओ? एक वस्तु लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर है, ये जो हो गया -40 पहली चीज। अब प्रतिबिंब कहाँ बनना है? 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब इन्हें कुछ कहा नहीं है, 10 सेंटीमीटर दूर है, ठीक। ये आगे की ओर, आगे की ओर 10 सेंटीमीटर दूर है, तभी तो हम भी देखेंगे। तो भी कितना आ जाएगा? -10, और ये माइनस चल रहा है। लेंस में कभी प्रतिबिंब आगे बनता है, पीछे ही बनता है ना क्वेश्चन में। नहीं सही है, हमें ध्यान रखना होगा ना, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है उत्तल लेंस में कभी प्रतिबिंब आगे बनता है, एक केस को छोड़ करके बाकी हर जगह कहाँ बनता है? इसके पीछे तो बनता है, एक केस में इधर बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? बी प्लस और ये माइनस, तो कितना आ जाएगा बताओ जरा? इसको 4/40 ले सकता हूँ, 1/10 को, 1/10 को 4/40 इनको कोई समस्या? और प्लस में क्या चल रहा है? 1/40, तो कितना आ गया? 5/40। अब एलसीएम लो या फिर क्या करो, ऊपर बड़ा करके दिमाग से अपने आप करो, तो क्या आ गया? 1/8, यानी 1/f इक्वल टू क्या आया? 1/8। एस कितना आया? यहाँ तक हम कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत जरूरी है जब आप एग्जाम में बायोलॉजी सॉल्व कर रहे हो, फिजिक्स के बारे में सोच रहे हो तो नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके हमें पता होना चाहिए ना उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनते हैं। जब ये नहीं पता होगा तो पॉजिटिव देना नेगेटिव कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तब तक कॉमन सेंस नहीं होगा। तो बी कितना है? प्लस का 12.5 डायरेक्ट। अब बायोलॉजी, अच्छा ये जो चश्मा है, धूप के चश्मे जो होते हैं इनकी पावर कितनी होती है? फिलहाल तो धूप का नहीं, लेकिन जो धूप के चश्मे होते हैं या ये चश्मा 0 पावर, उनके अंदर कोई भी लेंस नहीं लगा होता ना, नॉर्मली जो चैनल होते हैं। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है धूप के चश्मे की शक्ति होती है तो 0, तो प्लस और माइनस में लगाना होगा, कोई लेंस लगा नहीं होता। ठीक, बायोलॉजी पढ़ लें। समाप्त हो गया बायोलॉजी प्रकाश चला गया है। पहले तो ये बताओ, देखो साइंस तो हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी तो साइंस ही है एक तरीके से। तो साइंस में किस की स्टडी करते हैं? या तो कोशिकाओं की करते हैं या फिर परमाणु। ठीक है, तो साइंस में 2 पार्ट होते हैं हमारे, एक तो कोशिका वाले और परमाणु वाले। और जितना फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें इसका एटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन जैसे हम कोशिका के बारे में डिस्कस, सेल्स के बारे में, तब बायोलॉजी करते हैं। ठीक है, तो विज्ञान है, इसमें एक तो हम लोग पाए जाते हैं, हम नॉन लिविंग है, लिविंग है, जीवित है या मरे हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। यानी विज्ञान में एक तो हो गया लिविंग और दूसरे कौन से हो गए? नॉन लिविंग। जैसे कि नॉन लिविंग में इसका उदाहरण दिया जाए, नॉन लिविंग में कौन कौन सकते हैं? कुर्सियाँ, ये सब क्या है? और वायरस क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी जो होती है वो वायरस हो जाता है। तो लिविंग है, तो लिविंग में क्या पाया जाता है?
इसके बारे में बहुत पढ़ लिया क्यों? एटम के बारे में, सपने में भी एटम आ रहे होंगे, ये तो पढ़ लिया। अब किसके बारे में पढ़ना है? जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इसमें क्या क्या होता है? जूलॉजी होती है और बॉटनी और कुछ होता है। नॉर्मल जूलॉजी बॉटनी में डिवाइड करा, फिर ये और डिवाइड होते हैं फर्दर, ठीक है, इनको और डिवाइड करेंगे। यानी जूलॉजी मतलब जीव जंतु। हम क्या हैं बताओ? जीव जंतु है, हम भी तो जीव जंतु हैं। मतलब क्या है? जैसे जितने भी एनिमल हैं, हम भी तो एनिमल हैं। जब देखा जाए हम भी एनिमल है, मतलब क्या है? समझदार एनिमल है, ब्रेन का प्रॉपर यूज करते हैं, वो वाले एनिमल है। अब बॉडी में से यूज करेंगे प्लांट, ठीक, जितने पौधे हैं इनके स्टडी करेंगे, बनाते हो। आज पढ़ेंगे जूलॉजी, ठीक, इंसानों के बारे में। अपने दिमाग से स्टार्ट करेंगे, दिमाग से ही पहला लेसन है। हम सब होते हैं इंसानों का क्या है कि दिमाग का यूज करते हैं, जानवर के अंदर जाता है दिमाग का यूज करते हैं, लेकिन बहुत ही न्यूनतम स्तर का, कि उनकी भूख प्यास इन चीज़ों तक का है, मतलब जिससे उनके शरीर को पीड़ा हो रही है, शरीर को सुकून मिल रहा है, बस उतना ही काम करते हैं। हम लोग क्या होते हैं? आध्यात्म में भी पढ़ जाते हैं, क्लास कर मस्तिष्क जो होता है उसका वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। 1300 से 1400 ग्राम या 1400 ग्राम? लड़कियों का कम होता है। बात ये नहीं है कम या ज़्यादा, बात ये है कौन कितना यूज कर पा रहा है। कितना होता है? 50 1350 से 1450 ग्राम होता है। 1450 जो हमारे मतलब हम लोग हैं, लेकिन बच्चों के अंदर भी इतना ही बस दिमाग का वजन होगा, है? बच्चे जो पैदा होते हैं, बच्चे उनका 2 किलो 2.5 किलो 4 किलो वजन होता है, तो 1.5 किलो का दिमाग तो नहीं होगा, है नहीं? उनके दिमाग के अंदर भी क्या होगा? दिमाग ही छोटा होगा। हम लोग का जो दिमाग होता है वो विकसित होता है, किस एज तक विकसित होता है? 20 साल तक। तो दिमाग का वजन बढ़ रहा है, यानी विकसित हो रहा दिमाग 20 साल तक। और जब हम 20 साल के हो जाते हैं, उसके बाद दिमाग घटना स्टार्ट होता है। कितना? पुरुषों में कितना होता है? 1 साल के अंदर 2.7 ग्राम घट जाता है, और महिलाओं में 2.3 ग्राम। यानी इनकी उम्र ज़्यादा होती है, इनकी कम होनी चाहिए पुरुषों की। एक समझ रहे हैं? मतलब ये घटता है, हम लोग का दिमाग भी क्या होता है? धीरे धीरे उसका वजन कम होता है। कितना? 2.7 ग्राम 1 साल में कम होता है। 20 साल के बाद हमारे दिमाग का वजन घटना स्टार्ट हो जाता है। और महिलाओं में कितना होता है? 2.3 ग्राम। ये सब पढ़ेंगे अभी। अब जो एवरेज ये तो 1350 से 1450 ग्राम होता है, और उनका एवरेज कितना होता है? तो एवरेज का कितना आएगा? 1350 प्लस 1450 बटे 2, यानी अगर औसत वजन पूछा जाए तो कितना आएगा? 1400 ग्राम। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़नी है। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? आग्र मस्तिष्क और बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तभी तो पूछा जा रहा है कि थोड़ा दिमाग पर चोट लगा, दिमागी तो पढ़ना है। एक तो क्या होता है, वो सब चीजें पढ़नी है ना, ये सब पढ़नी है। बस अभी थोड़ा सा तुम लोगों से पूछ रहे हैं। ये तो अग्र मस्तिष्क, दूसरा स्पष्ट, पहले तो मध्य लिख दो और
फिर क्या आता है फर्स्ट। इसको क्या बोलते हैं फोर ब्रेन, इसको मिड ब्रेन और इसको हिंड ब्रेन। अब जो हमारा अग्र मस्तिष्क है इसके 3 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, कितने भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क? देखो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क होगा। ये जो मस्तिष्क थोड़ी है, ये क्या है कपाल अस्थि, जो सर पूरा होता है हड्डियों से कवर होता है वो कपाल अस्थि है, उसके अंदर ब्रेन पाया जाता है। अब ब्रेन के भी क्या होते हैं अग्र, मध्य और पश्च, 3 पार्ट होते हैं। अब अग्र को भी अगर हम देखेंगे तो ये भी क्या टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से होते हैं कुछ तो बताओ, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि हाँ कहाँ तक पता है कहाँ तक नहीं पता है। थैलेमस होता है, और कौन सा होता है हाइपोथैलेमस, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस समझ लो दिमाग की। और तीसरा होता है सेरेब्रम, जिसको बोलते हैं, ये 3 होते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो अग्र मस्तिष्क होता है इसके 2 भाग होते हैं, तो ये वाला तो देंगे सेरेब्रम, इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं देंगे। तो इन दोनों को मिला करके जो नाम दिया जाता है वो कंबाइंड में क्या होता है डायइंसेफेलम। सब पढ़ेंगे आगे, सब मेरे साथ तो पढ़ना ठीक है, मुझे लगता है आता होगा थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं आता ना, कंपटीशन है ये। देखो स्टार्ट कर देते हैं, तो ये नोट कर लिया, तो पहले देखो ये नोट हो गया, इसमें तो स्थायी आप देखो यानी ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ये पढ़ेंगे। ये पढ़ना है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। पहली चीज आगे ब्रेन, ठीक। ब्रेन को हम क्या कहते हैं सीपीयू। हमारे शरीर का क्या होता है ये सीपीयू। क्यों कहते हैं सीपीयू? कोई तो रीजन होगा, किसी का दिमाग खराब हो जाए तो क्या होगा ब्रेन को हम सीपीयू कहते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि पूरे शरीर की जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने का काम ब्रेन करता है। ब्रेन कहाँ स्थित होता है? बहुत धीरे, बायोलॉजी स्लो चली जाती है, ठीक। केमिस्ट्री थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगी, अभी बायोलॉजी समझने आने लगेगी तभी स्पीड पकड़ लेंगे इसको। तो कपाल अस्थि के नीचे जो है वो ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? सीपीयू। यानी इसका सारा काम क्या है? नोट करते हैं छोटी छोटी चीजें। अब देखो इसका वेट कितना होगा, वजन तो बताइएगा हमें कितना होता है। ये किसमें होता है? वयस्क में। तो हम लोग वयस्क हैं, लगभग 20 साल के आसपास तो सब हो ही रहे हो, यानी अब ब्रेन घटना स्टार्ट हो गई है, ठीक। 1350 से 450 ग्राम हो गया हमारा दिमाग। और इसका औसत वजन जो होता है वो कितना होता है? 14। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि औसत वजन बताइए, तो औसत वजन जो होगा वो 1400। अब ये मत कहना कि किसमें कम पाया जाता है किसमें ज्यादा पाया जाता है, वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना आता है
और सामने वाले पे कितना आता है। दूसरा, बच्चों में कितना फायदा आता है। 2.5 किलो का बच्चा है और 1.5 किलो का दिमाग लेकर घूमेगा तो क्या होगा, समस्या होगी नहीं होगी। तो इसलिए क्या होगा, बच्चों में जो वजन है वो कितना होगा। ये आसान लग रहा है, क्यों ये आसान लग रहा है, रिलेटेड है, सीधे याद करना है, कुछ है ही नहीं, कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, जब आएगा वो यही है। बच्चों में 350 से 400 ग्राम पाएगा। कपाल अस्थि अगर कभी कभी एग्जाम में ना बोले तो क्रेनियम बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रेनियम। कहाँ पाया जाता है, क्रेनियम के, ठीक। अब इसमें ये भी लिख लो कि जो मेल है, ऐसे यहां बना लो, दिमाग का घटना, मेल और फीमेल में कितना होता है। तो मेल में कितना होता है, मेल 2.7 ग्राम प्रति साल। यानी हम अगर मान लो 28 साल के हो गए तो हमारा 2.7 से 8 मल्टीप्लाई करो, उतना कम हो चुका है, तब भी हम पढ़ा रहे हैं। और फीमेल में क्या होगा, 2.3 ग्राम प्रति ईयर। कितना दिमाग घटना स्टार्ट होता है। कोई नई चीज तो नहीं है इसमें। देखो इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, रक्त परिसंचरण, ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पढ़ना है, सेल्स एंड टिश्यूज हैं, ग्लैंड्स हैं, ठीक, रिप्रोडक्शन है, ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब एकदम से नहीं कि आज हमने ये पढ़ाया और कल पढ़ाना दूसरा चैप्टर, संभव नहीं हो पाएगा, तुम लोगों को आना ही चाहिए। तो मस्तिष्क के कार्य क्या होते हैं, तो पहला कार्य क्या होगा ये, ठीक है। मान लो हम कहें कि करेले का जूस पीना है तो कुछ लोग पी लेंगे, कुछ लोग मना कर देंगे। तो क्यों मना कर दिया या कुछ लोगों ने पी लिया, दोनों में क्या है, मस्तिष्क का काम है, यानी बुद्धि प्रदान करता है। जो इंटेलिजेंस होती है हमारी वो ब्रेन से ही होती है। सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला जो आता है बायोलॉजी, सबसे कम कौन सा पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब पूछा जाता है बराबर। लेकिन बायोलॉजी कुछ एग्जाम में ज़्यादा आती है, जैसे कि केवीएस का एग्जाम है, उसमें बायोलॉजी को ज़्यादा पूछा जाता है। ये बुद्धि प्रदान करता। तीसरा, अभी हम पढ़ा भी रहे हैं, ये भी हम ब्रेन से पढ़ा रहे हैं, यानी शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब ब्रेन के थ्रू ऑपरेट होती है। जिसका ब्रेन डैमेज, उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है कई लोगों को, उसमें ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। उसमें क्या होता है कि शरीर, ब्रेन मर जाता है, ऐसे कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से नहीं मरते हैं, वो बहुत तकलीफ दे होता है। सबसे अच्छी मौत कौन सी है आज के समय में, हार्ट अटैक। सबसे अच्छी मौत में क्यों आता है, पता नहीं चला, फटाफट निकल गया। लगता है कि अभी हम पढ़ा रहे हैं और 10 सेकंड बाद तुम लोग या जो भी हम निकल गए। तो सबसे अच्छी मौत में आता है हार्ट अटैक, क्योंकि समय नहीं लगता है इसमें। मरीज को ले जाओगे हॉस्पिटल तक पहुंचेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो ये केस होते हैं थोड़े से। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं कि सेविंग ऑफ मनी, ठीक। अगर पैसा बचाना है तो कौन सी बीमारी होनी चाहिए, ठीक। अब लिखो मस्तिष्क के हार्ट, तो कौन कौन से पार्ट होते हैं,
पढ़ना हमेशा ऐसे चाहिए, जब हम ब्रेन पढ़ रहे हैं तो ब्रेन ऐसे पढ़ लो कि अब ब्रेन से जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा, ऐसे होना चाहिए। पता चला कि इससे बाहर निकल जा रहा है, पढ़ा है तो क्या फायदा उसका। ये क्या होगा, मध्य मस्तिष्क। आज फ्लो बना रहे हैं, धीरे धीरे तेज कर देंगे इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब एक चीज बताओ, जैसे कि हम इंसान हैं, इंसानों का साइंटिफिक नेम होता है कुछ, क्या होता है, होमो सेपियंस, बचपन से रटते हुए है। तो अग्र मस्तिष्क है, इसको डॉक्टर अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क तो नहीं बोलेंगे, फोर ब्रेन नहीं बोलेंगे, वो ऐसी टर्म यूज करेंगे तुम्हारे समझ से परे होगी, वो ही नहीं होगी। तो इसका जो साइंटिफिक वैज्ञानिक टर्म यूज करते हैं क्या, प्रोजेंसेफेलॉन। ठीक, अब याद करो, अब आसान लग रहा है। इतना रिवीजन जब बायोलॉजी पढ़ते थे तो 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे में रिवीजन कर देते थे। 2 घंटे में जितना पढ़ा 4 घंटे से रिवीजन कर रहे हैं, फिर अगले दिन जो पढ़ा वो भी रिवीजन कर रहे हैं, पिछले वाला भी रिवीजन कर रहे हैं। तो मतलब पीछे का जो होता था हर दिन, तब जाकर के बायोलॉजी याद होती है। कभी जो डॉक्टर्स बनते हैं उनके कमरे में घुस जाना, देखना पूरी दीवार पे पता रखी होंगी, किताब पता रखी होंगी, बात तो सही से नहीं करेंगे, रटे रहते हैं सब। ठीक है, ये चीजें पता है ना, पहली बार पता चल रही है, वैज्ञानिक नाम है। अब 3 प्रकार के मस्तिष्क के 3 भाग हैं, और इनके भी कितने कितने भाग हैं, 3। सभी के 3 भाग हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं और 3 ऑप्शन में ना दिया, वो 2 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, या कुछ और दे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 वाला। तो पहले देखो, वरना कौन सा ऑप्शन सही है, 3 वाला। पहला कौन सा होता है, थैलेमस। दूसरा हाइपोथैलेमस। अभी इन सबके कार्य भी पढ़ेंगे, एकदम से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा समझो इसको। और तीसरा होता है सेरेब्रम, इसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क हिंदी में। अब इसका तो नाम होता है हिंदी में, इन 2 का नाम नहीं होता है। अब हिंदी में अगर गूगल पे भी डालोगे तब भी थैलेमस ही लिखता है, हिंदी में लिख देगा, उसमें इतना अंतर होगा। थैलेमस हिंदी में आता है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन में क्या बोलते हैं, डाइइनसेफेलॉन। बोरिंग सा लग रहा है, घर जाकर तो पढ़ना बोरिंग नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा कि जैसे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, इन 3 भाग में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, 3 है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है और सबसे छोटा कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा भाग होगा ये वाला, और सबसे छोटा ये वाला, और बीच वाला ये। ध्यान रखना, अभी लिखवा के
इसमें पहला पार्ट होता है क्वाड्रिजेमिना, टेक्टम, दूसरा नाम क्या है इसका? सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा होता है उनसे जो क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे ज़्यादा वो तुम्हारे हिंट ब्रेन से बनेंगे और फोर ब्रेन से। दो से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जो फोर ब्रेन है उसमें भी कहाँ से ज़्यादा बनते हैं? ये जो पार्ट है अगर पूछा जाए पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो ये तीन भाग हैं, लेकिन ये वाला भाग जो होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। लिखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देते हैं। एक डायग्राम बनाना है, वो देख लो। ये सुना है किसी ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नाम क्या है? पढ़ के तो बता दो नहीं। मेडुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ब्रेन का जो डायग्राम बनाएंगे उस डायग्राम में तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ऑब्लिंगेटा हमारी भी जीभ पलट जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इनके काम बताते हैं। यहाँ पर क्या आता है? देखो सेरेब्रम, ठीक, और यहाँ आता है सेरेबेलम। ये पार्ट होते हैं तीन तीन, ये हमें याद रखने हैं, घर जाकर भूलना नहीं है। डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम पढ़ने। ये डायग्राम एक बार समझ लो, तुम्हें ये सब चीज समझ आता है। मिटा नहीं वाला जो मस्तिष्क होता है उसका स्पेशल डायग्राम तो बनाऊंगा कि पूरा मस्तिष्क बना रहा हूँ वो नहीं, लेकिन मस्तिष्क में क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो चीज देखते हैं। मान लो ये क्या है? हमारा मस्तिष्क है, ठीक है। तो मस्तिष्क में सबसे पहले क्या होगा? फोर ब्रेन। ये पूरा मान लो ये क्या है? फोर ब्रेन। इसमें एक क्या होगा? थैलेमस। दूसरा क्या होगा? हाइपोथैलेमस। और ये पूरा क्या कहलाएगा? ये जो हमारा मस्तिष्क होता है इसमें तीन तरीके से, पीछे साइड तक होता है पूरा मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक का जितना है वो पूरा मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? ये फोर ब्रेन। ये पूरा फोर ब्रेन का पार्ट है। 80% जो होता है ये 80% होता है। 80% ऑफ फोर ब्रेन, मतलब पूरा जो ब्रेन है उसका फोर ब्रेन का 80% केवल ये होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग में पूछ ले तो सेरेब्रम, और अगर किसी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो फोर ब्रेन, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर आकार पूछा जाए तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फोर ब्रेन, उससे ज्यादा हिंड ब्रेन, और उससे ज्यादा मतलब उससे कम। सबसे बड़ा होगा फोर ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन।
ब्रेन जो होता है फोर ब्रेन, उसके आगे फिर क्या आता है मिड ब्रेन। कभी इसका जो डायग्राम है देखना, ये पूरा जो कहलाता है, पूरे को क्या बोलते हैं ब्रेन स्टेम, यानी ये मस्तिष्क स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो एक होता है मिड ब्रेन, इसके अंदर होता है। ठीक, दूसरा क्या होगा हमारा कौन सा होता है ये पॉन्स वेरियोली, यानी पॉन्स, ये हो गया। अब फिर क्या होगा, यहाँ पर देखो सेरेबेलम है, ये सबसे अलग होता है, इसका ये वाला पार्ट होता है नीचे, इसको बोलते हैं मेडुला MO। और इसके नीचे जो होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। अब क्या आ गई हमारी रीढ़ की हड्डी। अब जो यहाँ पर जुड़ी है वो क्या है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि रीढ़ की हड्डी से कौन सा जुड़ा होता है, मेडुला ऑब्लेंगेटा। ठीक, ये जुड़ा होता है। दूसरा जो ब्रेन स्टेम का जो भाग है, क्वेश्चन पूछेंगे कि ब्रेन स्टेम के भाग में तो कौन कौन से हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और MO, ये ब्रेन स्टेम के मस्तिष्क स्तंभ के भाग हैं। उसके बाद हमारी क्या स्टार्ट हो गई है, रीढ़ की हड्डी। अभी इसमें एक चीज गायब हो गई है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन ये नहीं आ गया। ये क्या होता है, इस तरह की जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं, ये अलग से होता है। अलग से मतलब इसका पार्ट नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ब्रेन स्टेम का जो मस्तिष्क स्तंभ के जो भाग है वो 1 2 3 है, ये वाले नहीं। ठीक, नोट करो। नाम और होता है एनसेफेलिक ट्रंक। हालांकि आता नहीं एग्जाम में ज़्यादा, लेकिन पता होना चाहिए। क्या पता नीट का एग्जाम देने का मन हो जाए तो मस्तिष्क स्तंभ ना बोल करके वो एनसेफेलिक ट्रंक भी बोल दे, तब भी बात बड़ी है। अब कहना मस्तिष्क ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखना। कभी देखना ब्रेन कैसा बना होता है, इस तरीके से बना होगा, उसमें ये पार्ट बना होगा, ये पार्ट बना होगा, इस तरीके से पार्ट बने होते हैं। ठीक, और फिर नीचे क्या होगा, इस तरीके से ये निकला होगा ब्रेन स्टेम, और यहाँ पर क्या होता है, सेरेबेलम होता है। पूरा डायग्राम वैसा होता है, लेकिन ये है उससे समझ नहीं आएगा तो ये वाला हमने बनाया है ताकि पूरी चीज़ समझ आए। ब्रेन किस तरीके से, फोर ब्रेन आगे रहेगा, उसका सेरेबेलम सबसे बड़ा भाग है, और मेडुला MO जो है ये क्या है, ब्रेन स्टेम का भाग है, जो किससे जुड़ता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है। और सेरेबेलम क्या होता है, ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है। और ब्रेन स्टेम कहते हैं एनसेफेलिक ट्रंक कह दो, बात एक है। नोट हो गया, जाकर रखना है। पहले जब बायोलॉजी पढ़ी थी तो कभी ऐसे ब्लड का चेकअप करवाते थे, तो रिपोर्ट जो आती थी तो आधी समझ ही नहीं आती थी, डॉक्टर को दिखाना पड़ता था क्या है क्या नहीं। लेकिन जब मैंने बायोलॉजी पढ़ ली तो मैं ज़्यादा चीज़ें पता चली, ल्यूकोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है, RBC काउंट क्या होता है, प्लेटलेट क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, वो सब पहले ही समझ आ गए। तो लगता था कि रिपोर्ट अब हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो पढ़ेंगे, अब तो ये हो गया, अब एक एक चीज पढ़ेंगे। जैसे हेड ब्रेन, हेड ब्रेन में जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, इसका काम क्या होता है, टाइम तो नहीं हुआ भी, इसका काम होता है 5 मिनट। कुछ पढ़ा हुआ तुम लोगों ने कि ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं, इनको कौन नियंत्रित करता है,
अनैच्छिक क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? ठीक। अब अनैच्छिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, बता दे रहे हैं अभी। अनैच्छिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि जिन पर हमारा बस नाम या जिनके मतलब जो क्रियाएं हो रही हैं उससे हमारे शरीर का हम मर नहीं रहे हैं। अनैच्छिक क्रिया तो है उबासी आ गई, ठीक, या छींक आ गई, अगर वो हो या ना हो शरीर मरेगा नहीं। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं अगर वो ना हो तो हम मर जाएंगे, जैसे कि सांस लेना, दिल धड़कना बंद कर दे। तो ये क्या है? तो ये भी अनैच्छिक, हमारे ऐसा थोड़ी हो रही है, लेकिन इनके ना होने से शरीर मर जाएगा। और कुछ क्रियाओं के ना होने से शरीर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि मर जाना ऐसा नहीं होगा। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ये अनैच्छिक क्रियाओं को देखता है यानी नियंत्रित करता है। और अनैच्छिक क्रियाएं दो प्रकार की होंगी, एक तो होंगी जो जैविक क्रियाएं हैं, ठीक, जिनके होने से जिनके ना होने से शरीर मर जाएगा। तो लिख लो पहले हिंट दे, किसको पढ़ेंगे पहले? इसमें लिखो 2 पॉइंट, इसके काम क्या होते हैं? हिंट पढ़ेंगे सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। इसके 2 काम होते हैं। पहला लिखो ये मस्तिष्क स्तंभ का अंतिम भाग है। ये मस्तिष्क स्तंभ का अंतिम भाग है। दूसरा पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट देखो, ये ब्रेन और बैकबोन को जोड़ता है। ये ब्रेन और बैकबोन, मतलब बैकबोन किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को। तो बैकबोन के ब्रैकेट में इसको तुम बताओ, रीढ़ की हड्डी लिख लेना, ठीक। ये ब्रेन यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है। तीसरा पॉइंट, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट था अनैच्छिक क्रियाएं। अब ये कौन कौन सी? इनके भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है वाइटल फंक्शन बोल रहे हैं, मैकेनिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जैविक क्रिया। और दूसरा एक्सेसरी फंक्शन यानी सहायक क्रिया। ठीक है, तो जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? ये भी क्या? वो अनैच्छिक क्रियाएं जिनके ना होने से शरीर मर जाए, वो कौन सी कहलाएंगे? लेकिन वो अनैच्छिक क्रियाओं को क्या बोलेंगे? वो अनैच्छिक क्रियाएं जिनके ना होने से शरीर क्या होगा? क्वेश्चन आता है कि अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण है, उसमें उबासी लेना अनैच्छिक
क्रिया का उदाहरण होगा या नहीं होगा? है सभी अनिच्छिक, लेकिन क्या है इनसे उबासी लेने से मारेंगे हमें जितना है। तो ये क्या है वाइटल मैकेनिज्म या वाइटल फंक्शन क्या है जैविक क्रिया। ठीक है, और इसमें क्या होगा वे अनिच्छिक क्रियाएं इनके होने या ना होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली कह दो मरेंगे नहीं। होने से जिनके ना होने से, जिनके ना होने से शरीर नहीं मरता। कुछ उदाहरण है लिखो इनके फटाफट। अनिच्छिक क्रिया में कौन कौन से उदाहरण हैं? इसमें नाम लिखो, नाम बोलते हैं। अनिच्छिक क्रिया में उदाहरण लिखो। पहला उदाहरण क्या होगा? सबसे आसान होगा, यानी दिल का धड़कना। अनिच्छिक क्रिया क्या है? दिल का धड़कना, हार्ट बीट जो है वो अनिच्छिक क्रिया। तो पहला पॉइंट लिखो, दिल का धड़कना। दूसरा क्या हो जाएगा? सांस ले रहे हैं, हम रोक सकते हैं इसे? रोक तो लेंगे, कब तक रोक लेंगे? मर जाएंगे। जहाँ मर जाएंगे वहाँ वाइटल मैकेनिज्म आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा श्वसन। श्वसन को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? क्या बोलते हैं श्वसन को? ब्रीथिंग, मतलब सांस लेना होता है। लेकिन श्वसन के लिए एक नई टर्म जो यूज करते होता है रेस्पिरेशन, अगर याद हो। और दिल के धड़कने को हार्ट बीट मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, रक्त परिसंचरण, जो ब्लड का फ्लो होता है तो क्या होगा? ब्लड का फ्लो बॉडी के अंदर हो जाए, हम तो जीवित तो रहेंगे, ब्लड तो उतना ही है बॉडी के अंदर, फ्लो ही तो रहा है। तब भी क्या होगा? ऑक्सीजन का ब्लड क्या करता है? ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसका और कोई काम करेगा? ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगी। सबसे पहले तो ब्रेन डेड हो जाएगा जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। इसको बोलेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, रक्तचाप, इसको क्या बोलते हैं हिंदी को, अंग्रेजी में? रक्तचाप को चाप रक्तचाप को क्या बोलते हैं? किसी को मालूम है? ब्लड प्रेशर। ठीक है, पांचवा जो होगा इसमें उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब ठीक है जो भी बॉडी के अंदर से विषैले पदार्थ हैं या अनयूज हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, बॉडी उसको बाहर निकाल देती है किसी न किसी माध्यम से। ये सब क्या है? अनिच्छिक क्रियाएं। कोई कंट्रोल कर लेता है, इनमें से कोई ऐच्छिक क्रिया हो जाती है किसी के लिए? नहीं होती है ना। अब इसमें तो पता ही सहायक क्रियाएं, उबासी ले रहे हैं, नहीं मर रहे हो, तो ये भी क्या अनिच्छिक है, लेकिन सहायक में उससे बॉडी मरेगी। तो देखो उस वाले में उबासी लेना आ ही जा रही होगी, खांसी, छींकना, ये सब क्या है? खांसी, कमर, छींकना, खर्राटे, ठीक है, ये सब है। सूर्य के सामने मुट्ठी का झुक जाना, वो भी यही होता है। सूर्य के सामने मुट्ठी का झुक जाना, इसका झुक जाना, ये पेट्रोल क्रिया होती है ना लगती है। वो तो इस पर हमारा कंट्रोल। छींकना भी तो सजीव इसी में आ जाता है।
है। छींकना भी उसमें आ जाता है। अगर ये कहें कि कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा तो अनैच्छिक में नहीं आएगी, यहाँ क्रियाएं होंगी। ठीक है, तो लिखो इसमें छींकना, खांसना, बाल या नाखून का बढ़ना, बाल या नाखून का बढ़ना, ये भी क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण है, लेकिन सहायक क्रियाओं में। बाल या नाखून का बढ़ना, उल्टी आना, ठीक, जितनी भी खराब से खराब चीजें होंगी सब लिखेंगे। पसीना आना, उल्टी आना, पसीना आना, पलक झपकना। ठीक है, जो लार बनती है वो भी, जब खट्टी चीजें हो या कोई अच्छी चीज हो, वो जब सामने आ जाए ऑटोमेटिक लार बन जाती है। हम बनाते थोड़ी हैं उसे, अपने आप बन जाती है। ठीक है, तो यहीं तक पढ़ाएंगे। कोई डाउट है? हो गया टाइम? हो गया तो बंद करो।